तो हेलो डियर, आज का वीडियो आप सभी के बीच में काफ़ी खूबसूरत है और आज का वीडियो आप सभी प्री एक्लेम्सिया के ऊपर देखेंगे जो कि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में काफ़ी शानदार एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए आज का हमें नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तमाम स्टेट के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगह ये काफ़ी शानदार तरीके से आपके नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं प्री एक्लेम्सिया को शुरू। देखिए, प्री एक्लेम्सिया परिचय समझिए। प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी की एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन है, एक गंभीर जटिलता है। बात समझ गए। एक ऐसी अवस्था है जो गर्भावस्था में ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी में ही, जिसमें 20 सप्ताह के बाद, यानी जब प्रेगनेंसी 20 सप्ताह हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो रक्तचाप होता है हमेशा 140/90 mmHg, इतना हमेशा इतना या इतना से अधिक ही होता है। और मूत्र में प्रोटीनूरिया, यूरिन में प्रोटीन होना प्रोटीनूरिया कहलाता है, हमेशा जो है 300 या 300 मिलीग्राम से अधिक ही देखने को मिलता है। तो एक बात समझ लीजिए, प्री एक्लेम्सिया जो होता है यह मुख्य रूप से जो है बीपी और बीपी के साथ में यूरिन में प्रोटीन का मात्रा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, यही प्री एक्लेम्सिया होता है, समझ गए। अब यह केवल गर्भ अवस्था में होता है और प्रसव के बाद सामान्यतः ठीक हो जाता है। ये कंडीशन गर्भ अवस्था के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे बीपी भी नॉर्मल हो जाता है और यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा आ रहा था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो यानी यह गर्भ अवस्था में ही होता है, इसीलिए इसे प्री एक्लेम्सिया को गर्भ अवस्था के गंभीर जटिलता के रूप में देखा गया है। जहाँ से जब 20 सप्ताह या इससे ऊपर का प्रेगनेंसी जैसे ही होता है आगे, तो बीपी बढ़ा हुआ हमेशा रहता है, मरीज को यूरिन में प्रोटीन आता है और बॉडी में सूजन रहता है, ठीक है ना, बॉडी में एडिमा बना रहता है, सूजन बना रहता है। तो प्री एक्लेम्सिया में 3 महत्वपूर्ण लक्षण, एक बीपी बढ़ा होना, यूरिन में प्रोटीन आना और एडिमा या सूजन होना। बात समझ गए, यही होता है प्री एक्लेम्सिया। ओके, बात आगे है कि इसका क्या कारण है। देखिए, प्री एक्लेम्सिया का कोई महत्वपूर्ण या कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं है। बात समझ रहे ना, कोई अगर कह दे प्री एक्लेम्सिया फलाने कारण से हुआ है, एग्जैक्ट कारण अभी तक इसका ज्ञात नहीं है, ठीक है। प्रमुख कारण माना जाता है, क्या माना जाता है, माना यह जाता है कि जो प्लेसेंटा अपरा होता है उस अपरा की असमान रक्त आपूर्ति, जब अपरा को समान रूप से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो ये कारण बनता है। इंडोथेलियल सेल की क्षति, जो इंडोथेलियल सेल होता है, इंडोथेलियल कोशिका, उसमें डैमेज होना। इम्यूनोलॉजिकल कारण, यानी कोई ऐसा यूमिन से रिलेटेड समस्या होना, ठीक है ना, या आनुवांशिक कारण, ये सब कुछ कारण जो है माना जाता है। सटीक कारण नहीं, ये सब सपोर्टिव असिस्टेंट रीजन हो सकता है, सहायक कारण हो सकता है, ठीक है ना, इसका सटीक कारण पता नहीं है। ओके, तो कारण में प्लेसेंटा का रक्त आपूर्ति कम होना, इंडोथेलियल कोशिकाओं की क्षति होना, या इम्यूनोलॉजिकल कारण, या फिर आनुवांशिक कारण, तो ये सब कारण जो है बनता है। रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं यहाँ पे, जोखिम कारक, तो इसका क्या जोखिम हो सकता है, बात समझिएगा ना। तो ये रिस्क फैक्टर कहाँ पे बना रहता है, यानी प्री एक्लेम्सिया होने का जो रिस्क है किस में अधिक होता है, तो पहली गर्भावस्था में प्राइमी ग्रेविटा, प्राइमी यानी प्राथमिक, ठीक है ना, ग्रेविटा मतलब पहली बार की गर्भावस्था, तो पहली गर्भावस्था प्राइमी ग्रेविटा, पहली गर्भावस्था में संभावना होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में ये चीज़ होता है, जुड़वा बच्चा हो तो पहले से अगर हाइपरटेंशन हो तो ये संभावना, ये रिस्क हो सकता है। मधुमेह हो पहले से तो ये भी रिस्क हो सकता है। मोटापा में भी ये रिस्क हो सकता है। 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक के आयु में समस्या, अगर प्रेग्नेंट है, 18 वर्ष से कम में ही प्रेग्नेंट हो गई या 35 वर्ष से अधिक की उम्र में प्रेग्नेंट हुई है तो ये समस्या हो सकता है। बात समझ गए। पहले गर्भ में प्री एक्लेम्सिया का इतिहास, यानी मान गए दूसरा प्रेगनेंसी है, इससे पहले फर्स्ट में भी जो है हो सकता है प्री एक्लेम्सिया का इतिहास रहा हो, तो देन ये सेकेंड वाला में भी ये संभावना रहता है प्री एक्लेम्सिया होने का, ठीक है ना। तो ये प्री एक्लेम्सिया का जोखिम कारक है, कहाँ कहाँ प्री एक्लेम्सिया हो सकता है वो मैंने उस अवस्था, उस कारक को यहाँ पे बता दिया। बात समझ गए।
तो अब बात आती है यहाँ पे कि रोग जनन पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये रोग कैसे उत्पन्न होता है बॉडी में। देखिए कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इतना जानकारी हो गया कि पैथोफिजियोलॉजी बॉडी में रोग कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्रवेश करता है, कैसे उत्पन्न होता है, तो आप अच्छे से बीमारी को समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये प्री एक्लेम्सिया कैसे होता है, देख लीजिए। बॉडी में प्लेसेंटा की रक्त वाहिनी ठीक से विकसित नहीं होती है, जिससे प्लेसेंटा को ठीक ढंग से ब्लड नहीं मिल पाता है। गर्भाशय में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, शरीर की रक्त वाहिनी संकुचित हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है। परिणाम ये होता है कि ब्लड जो है ज़्यादा तेज़ी से प्रवाह होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, सूजन आता है, अंगों का नुकसान हो जाता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी में प्री एक्लेम्सिया का मैंने बताने का भी प्रयास किया, ठीक है। अब बात आती है लक्षण प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या दिखते हैं, ठीक है ना। देखिए प्री एक्लेम्सिया में हल्का मिल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, हल्का अगर प्री एक्लेम्सिया है तो क्या होगा, बीपी 140/90 mmHg इतना या इतना से ऊपर ही रहता है। हल्की सी सूजन एडिमा होता है फेस में, पैर में, सब में। मूत्र में प्रोटीन आता है। ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण प्री एक्लेम्सिया का होता है। अब चूँकि मिल्ड है, हल्का है, तो लक्षण भी स्टार्टिंग का ही होगा, लेकिन अगर लक्षण गंभीर है तो बीपी भी ज़्यादा रहेगा, 160/110 mmHg। तेज सिर दर्द करेगा, बात समझ गए। धुंधला दिखाई देगा, पेट के ऊपरी भाग में एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, प्लेटलेट कम होगा, पेशाब कम आएगा, समझ गए। सीवियर जो है सूजन बॉडी में हो सकता है। तो ये सब जो है आपके प्री एक्लेम्सिया के सीवियर केस का लक्षण, ठीक है। जब सीवियर लक्षण होए तो बीपी भी ज़्यादा, सूजन भी ज़्यादा रहेगा, समझिए ना बात को। बीपी भी ज़्यादा, सूजन भी ज़्यादा, यूरिन में प्रोटीन आएगा ही, बाकी सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द, प्लेटलेट कम होना, पेशाब कम होना, ये सब तो आम बात है। अब आता है यहाँ पे जांच। भाई अब लक्षण देख लिए तो क्या हम जांच कराएंगे प्री एक्लेम्सिया के पता करने के लिए। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी बीमारी में सीबीसी ब्लड टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फिर यूरिन का जांच करेंगे, यूरिन में पता चलेगा कि प्रोटीनूरिया है या नहीं है। सीबीसी टेस्ट करेंगे, एलएफटी टेस्ट करेंगे, केएफटी टेस्ट करेंगे और यूएसजी करेंगे भ्रूण की वृद्धि देखने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में भ्रूण का जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है, बात समझ गए ना। इसलिए अल्ट्रासाउंड करके हम भ्रूण को भी देखेंगे। आगे है कॉम्प्लिकेशन, अगर नहीं ट्रीटमेंट कराएं तो क्या जटिलता हो सकता है। तो माँ में चूँकि गर्भ है तो माँ और बच्चा दोनों की बात होगी। तो अब पहले हम लोग माँ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो महिला में एक्लेम्सिया जैसे दौरे पड़ना यही होता है। अगला टॉपिक यही पढ़ाएंगे, प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया एडवांस होता है, ठीक है ना। प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया जो होता है यह एडवांस फीचर के साथ आता है, जहाँ पे दौरा पड़ता है मरीज के अंदर। सारा लक्षण प्री एक्लेम्सिया का होता है, यूरिन में प्रोटीन आना, सूजन आना, बीपी बढ़ा होना, ये तीनों रहता है। बस प्लस हो जाता है सीजर, दौरा, तो वह एक्लेम्सिया बन जाता है। तो प्री एक्लेम्सिया के एडवांस लक्षण है, बात समझ गए ना। तो महिला में जटिलता ये होगा प्री एक्लेम्सिया का कि प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में बदल जाएगा, ठीक है ना। HELLP सिंड्रोम होगा, हेल्प सिंड्रोम। किडनी फेल कर सकता है, स्ट्रोक, आघात लग सकता है, समझ गए। ये माँ को, महिला से रिलेटेड। अब हम बच्चा का देखेंगे कि बच्चा पर क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या जटिलता होगा। देखिए शिशु में इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो बच्चा गर्भ के अंदर है उसके वृद्धि को रुकावट आ सकता है। प्री टर्म डिलीवरी का मतलब होता है कि समय से पहले बच्चा, प्री टर्म का मतलब होता है समय से पहले बच्चा जो है जन्म ले लेना। मृत जन्म का मतलब होता है कि बच्चा मृत भी जन्म ले सकता है। प्री एक्लेम्सिया के जटिलता ये होगा। इसलिए प्री एक्लेम्सिया का जो लक्षण देखे, सूजन हो, प्रोटीन आए यूरिन में, ठीक है, बीपी बढ़ा रहे, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वरना आगे जटिलता ये हो सकता है कि जो गर्भ में बच्चा है उसका वृद्धि रुक जाएगा, या बच्चा समय से पहले ही बाहर आ जाएगा, जन्म ले लेगा, या फिर बच्चा आपका डेथ के साथ, मृत के साथ जन्म लेगा। तो ये सब से बचने के लिए आपको उसका प्रबंध करना जरूरी है।
अब आता है उपचार। उपचार क्या होगा भाई ये यहाँ पे, तो उपचार मतलब प्रबंध, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होगा, समान मैनेजमेंट, समान प्रबंध क्या चीज़ का करेंगे। समान प्रबंध में वैसे मरीज जो प्री एक्लेम्सिया को हो, प्रेग्नेंट हो, तो कंप्लीट उसे रेस्ट दें, विश्राम कराएं, बेड रेस्ट। नमक पानी कम करें क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है। नियमित बीपी मॉनिटरिंग करते रहें ताकि आपको पता चले कि बीपी बढ़ा है कमा है, इससे आप अवगत रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब होता है आपका यहाँ पे समान उपचार, जहाँ पे नॉर्मल सपोर्टिव तरीके से हम केयर करते हैं। अब आता है दवाइयाँ। अब प्रबंध में समान उपचार के बाद नहीं ठीक हो तो दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे लेवेटालोल प्रेगनेंसी के लिए सेफ रहता है, लेवेटालोल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। मैग्नीशियम सल्फेट जो दौरा को कम करता है, जिसे MgSO4 हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे है इसका अंतिम उपचार क्या है, तो अंतिम उपचार यही है कि प्री एक्लेम्सिया के मरीज का अंतिम उपचार यही है कि आप इसे डिलीवरी करा दे, प्रसव करा दे। यही एक इसका निश्चित उपाय है। बच्चा जैसा भी जन्म ले उसे आप आगे सर्वाइव करवा सकते हैं, लेकिन एक बार महिला का अगर डेथ हो जाए डिलीवरी के समय तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए अंतिम उपचार यही है कि अगर नहीं ठीक हो, मरीज का कंडीशन ख़राब होता रहे, सूजन बीपी ये सब बढ़ता चले जाए, तो बच्चे जो है डिलीवरी करवा देना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से प्री एक्लेम्सिया समाप्त होता है। आगे जब हम लेकर आएंगे एक्लेम्सिया के ऊपर, जहाँ पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे और आप लोग समझेंगे। ओके, धन्यवाद।